So in the last class we have discussed about molecularity. ठीक है, molecularity और ऑर्डर के बारे में हमने बात करी थी। हमने देखा था कि molecularity और ऑर्डर बराबर होते हैं किसमें? इन केस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। ठीक है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों बराबर होते हैं इन केस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। बात आ जाती है अगर मेरी रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो क्या करें? तो अगर आपकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मींस इफ इट वाज टेकिंग मोर देन वन स्टेप, तो जैसे 2H2O2 को मैंने 2H2O प्लस O2 में ब्रेक करा। अब इसकी दो स्टेप्स आपको दे रखी हैं, H2O2 प्लस H2O प्लस O और O प्लस O गिव्स O2। तो भैया है क्या, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ये दो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस हैं। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ये दो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1। ऑर्डर कितना होगा, सिंस दोनों एलिमेंट्री स्टेप है तो 1। मैं इसकी पूछूं इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, आप बोल दोगे 2। ऑर्डर में इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये फास्ट स्टेप है। अपन क्या करते हैं, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो मेरी जो रेट डिपेंड करती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्लो स्टेप पे मेरी रेट डिपेंड करती है। सर ये कौन सा चैप्टर है? क्या बेटा? हेलो तो H2O2 gives H2O plus O। तो बेटा ये स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होती है। हमें कैसे पता चलेगा कौन स्लो और कौन फास्ट? तो नेसेंट एटम काफी ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है तो उसको हम ऑटोमेटिकली फास्ट स्टेप कंसीडर कर लेते हैं। तो क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्री स्टेप है तो एलिमेंट्री में तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों 1 के बराबर होता है। मैं पूछूं इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी, तो ऑब्वियस सी बात है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी बोलोगे? बोलो, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी बोलोगे? 1। कैसे पता लगाएंगे? बहुत बढ़िया, कैसे पता लगाएंगे? स्लो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम कैसे पता लगाते हैं? आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अगर हमें पता लगानी है तो आपको स्लो स्टेप वाली की मॉलिक्यूलरिटी देख लेनी है, बिकॉज स्लो स्टेप इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन। तो जो स्लो स्टेप वाले की मॉलिक्यूलरिटी होगी वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाले की मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो अगर इसकी कोई मॉलिक्यूलरिटी पूछेगा तो हम मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे 1। अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछे तो बेटा ऑर्डर हम नहीं बता सकते। ठीक है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। इतनी बात समझ में आती है क्या सबको? क्लियर है? तो ये सब बातें हम देख चुके थे। अरे यार आज क्या चल रहा है? तो ये सब बातें हम देख चुके थे। और क्या देखा था बेटा अपन ने कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से बड़ी नहीं होती, अभी तक तो नहीं पाया गया है, नॉट येट नोन। तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कभी भी 3 से ज्यादा नहीं आएगी, हमेशा उससे कम ही रहेगी। और लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो हमने क्या देखा था कि अगर आप कोई दो रिएक्टेंट ले लो, वो A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर मैं इसके 10 मोल ले लेता हूँ और इसके 1000 मोल ले लेता हूँ एट टाइम t इक्वल टू 0, 4 घंटे बाद सपोज ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ये 10 से हो जाएगा 0, जबकि ये 1000 से हो जाएगा 990। मुझे बताओ एक ही रेट में देखने को फर्क मिलेगा कि बी में आपको रेट का फर्क दिखेगा? सर अभी तक क्या करा है एक्चुअली, लास्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है स्वप्न जा। आपको चेंज किस में देखने को मिलेगा, 10 से 0 जाने में कि 1000 से 990 जाने में? ऑब्वियस सी बात है आप जो भी चेंज ऑब्जर्व कर पाओगे वो ए में ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं बी का रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन मैं हल्का सा नीचे बता रहा हूँ क्योंकि 1000 से 990 तो गए, लेकिन आपको उतना कोई सडन चेंज यानी कि मेजरेबल चेंज आप मेजर नहीं कर पाओगे। लेकिन ए जो है वो तो 10 से 0 जाएगा, तो यहाँ पे आप ठीक ठाक चेंज मेजर कर सकते हो। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल सिचुएशन में, आप इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? R इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर अल्फा। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि आप सिर्फ ए में ही चेंज ऑब्जर्व कर पाओगे,
और बी में तो आप चेंज ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, मतलब बी क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये हो गया कांस्टेंट, ये भी है एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट विल गिव मी अनदर कांस्टेंट, जिसको मैं k प्राइम a रेज टू द पावर अल्फा, ये मेरा नया रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया। इस टाइप के को हम क्या बोलते हैं बेटा, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मतलब सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्शन जिसका ऑर्डर अल्फा प्लस बीटा ऑर्डर का होना चाहिए था, अब वो रिएक्शन मेरी सिर्फ अल्फा ऑर्डर पे रह गई, इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब हम यहाँ तक देख चुके थे लास्ट क्लास में। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। तो कहने का मतलब, अगर आप कोई एक रिएक्टेंट बहुत कम ले लेते हो और दूसरा रिएक्टेंट बहुत ज्यादा ले लेते हो, तो जो ज्यादा रिएक्टेंट वाला लेते हो उस पे रेट डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ उस रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड करती है जो आपने कम क्वांटिटी में लिया है। क्यों? क्योंकि चेंज आप सिर्फ उसमें ही ऑब्जर्व कर पाओगे, बाकी और किसी में नहीं। इज इट क्लियर? यहाँ तक की कहानी में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। किसी ने मुझसे मॉलिक्यूलैरिटी से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रखा है व्हाट्सएप पे, मैंने अभी तक देखा नहीं है। अगर उसका इससे क्लियर हो जाता है तो ठीक है बेटा, वरना मैं तेरा भी व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको सूडो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल लेके बताऊं तो समझिएगा। C2H5 COO, जानते हो कौन है ये? एस्टर बोलते हैं इसको। ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो जब भी आप, एस्टर क्या होता है, RCOOR, इसे हम एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं एस्टर की रिएक्शन करवाता हूँ, कौन सा एस्टर है ये, इथाइल एस्टर है ये। तो जैसे ही मैंने, सर ये कंसेप्ट सिमिलर टू लिमिटिंग रिएजेंट वाला है ना, कौन सा ना 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 यार, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कुछ नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट में तो एक्सेस रिएजेंट में भी चेंज तो आता था ना बेटा। ये कंसेप्ट है सीधा सीधा नेग्लिजेंस का। अगर आप 10 और 20 में बात करो तो 10 विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन क्या इसमें रेट सिर्फ 10 वाले पे डिपेंड करेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 10 एंड 20 बोथ आर कंपेरेबल क्वांटिटीज। 10 और 20 कंपेरेबल नंबर हैं, लेकिन अगर मैं 10 और 1 लाख में कंपेयर करूंगा, तो अगर आप दोनों के 10-10 रुपए, 1 2 3 4 5, हाँ 1 लाख ही बने, तो अगर आप दोनों के 10-10 रुपए कम करोगे तो ये तो भिखारी हो गया, 10 से 0, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ा, नेग्लिजिबल। तो इसमें जो रेट डिपेंड होगी बेटा वो इस पे डिपेंड करेगी, लेकिन इसमें जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा। इसमें जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा वो सिर्फ लिमिटिंग वाले पे डिपेंड करेगा, इसमें दोनों पे। समझ में आया? तो अपन ने इससे पहले जो एग्जांपल देखा वो देखा जब दूसरा बिल्कुल बहुत ज्यादा ले लेते, लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो इथाइल एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है एसिड प्लस अल्कोहल, मतलब C2H5COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, ये होता है एसिड, ये होता है अल्कोहल, इतना तो अपन लोग समझते हैं। अब ये जो है बेटा, ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। ये जो है ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है। मॉलिक्यूलैरिटी बताओ इसकी, टाइम नहीं लगना चाहिए। मॉलिक्यूलैरिटी बताओ, कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिएक्शन इन द रिएक्टेंट साइड? ऑब्वियस सी बात, 2। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2, मतलब बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब भाई जैसा कि अपन जानते हैं ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, तो अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछ लूं तो ऑर्डर क्या बोलोगे? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? मॉलिक्यूलैरिटी के नाम पे ये एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर के नाम पे आप लोग, बिल्कुल ज्यादातर लोगों का जवाब आया 2। बेटा इसका ऑर्डर होता है 1।
लेकिन सर हमने तो ये पढ़ा था कि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में, अभी तो 2 मिनट पहले आपने बताया कि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है। बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कौन सा वाला, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर वाला जो कंसेप्ट है, ये सूडो रिएक्शंस में अप्लाई नहीं होता। ये सूडो रिएक्शंस में अप्लाई नहीं होता। क्या ये एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन है? बिल्कुल। ठीक है, कैसे हमें पता चला भैया? अगर आप इसके रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते तो क्या लिखते? रेट इज इक्वल्स टू के एस्टर की पावर 1 और वाटर की पावर 1, ये लिखते कि नहीं? आप ही तो लोग बोल रहे हो कि ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इथाइल एस्टर का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 1, H2O का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1। यही रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, हाँ कि ना? इसमें कोई डाउट? आप ही के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। आप लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, तो आप जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं वो यही लिखते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में जो ऑर्डर और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो बराबर होता है। ठीक है ना, ये अपन ये भी लिख चुके हैं। क्या आपको 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम याद है? बेटा 11th के आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर विल रिमेन कांस्टेंट। कितनी होती है वो? 55.5, सुना होगा ये। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर 55.5 रहती है और ये 55.5 इज अ कांस्टेंट टर्म। आप पानी कम ज्यादा कर सकते हो, 1 ml लोगे उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 55.5 है, 1 लीटर लोगे उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 55.5 है। आप पानी कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है दैट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? तो दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय दिस कांस्टेंट विल गिव मी अनदर कांस्टेंट विच इज k प्राइम एस्टर रेज टू द पावर 1। और इसी टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं भैया? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब मेरा ये है कि अगर आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं है, अगर आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं है, एंड इफ द रिएक्शन मेंशन्ड इज एलिमेंट्री, then it is called pseudo order reaction। ठीक है, मतलब अगर वो आपको बोल दे कि भैया ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, मतलब मगर इसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग आ रहा है, कंफर्म बात है कि वो एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी। उसमें किसी ना किसी ऐसा कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगा, ये कंफर्म बात। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अब कोई मेरे से डाउट पूछ रहा था, अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं है और रिएक्शन एलिमेंट्री है, दैट मींस कंफर्म बात है कि वो एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी, वरना हर बार एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए जब बता। मतलब स्टेप्स नहीं होता विहान, ऑर्डर मतलब होता है पावर। चलिए अच्छा रुक जाए, ठीक, चलो। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आप इसके अंदर सीखोगे यूनिट देख के ऑर्डर पता लगाना, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो लेट अस से मेरे पास एक मैंने रेट का एक्सप्रेशन लिखा है, रेट इज इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। ठीक, आपको याद है मैंने आपको क्या बोला था? ज्यादातर टाइम आप इस केस में किसके अंदर चेंज ऑब्जर्व करोगे? कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो मैं रेट है वो मैं लिख लेता हूँ मोलैरिटी अपॉन टाइम, सिंस मोलैरिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन आर सेम, ये भी अपन जानते हैं। तो लेट अस से मैं यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ, या मैं
यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना चाह रहा हूँ, तो के की यूनिट निकालने के लिए मेरे को बाकी लोगों की यूनिट लिखनी पड़ेगी। तो रेट क्या है? रेट होता है चेंज इन एनीथिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मैक्सिमम टाइम ये जो चेंज है वो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रेट बराबर मोलैरिटी अपॉन टाइम लिख दिया। बराबर, क्योंकि आप यूनिट ऑफ के निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूनिट ऑफ के मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए? तो ये जो कैपिटल ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? ये कैपिटल ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या? मोलैरिटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? मोलैरिटी रेज टू द पावर अल्फा, मोलैरिटी रेज टू द पावर अल्फा एंड मोलैरिटी रेज टू द पावर बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यूनिट ऑफ के मल्टीप्लाई बाय बेस सेम है पावर ऐड है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं मोलैरिटी रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। एंड दिस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? इक्वल्स टू एन के, एंड दैट एन इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एन, एंड दिस एन इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर बात है? बाजू में मोलैरिटी अपॉन टाइम तो चल ही रहा है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं यूनिट ऑफ के निकालना चाहूँ, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम आएगी, कोई ना कोई पूछ ही लेगा, तो सुन लो। यूनिट ऑफ के निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगी? मोलैरिटी अपॉन टाइम इनटू मोलैरिटी रेज टू द पावर एन। ठीक है। अब अगर मैं मोलैरिटी को ऊपर लेके जाता हूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मोलैरिटी रेज टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये हो गई यूनिट ऑफ के। ठीक है। मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं भैया? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम रेज टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन टाइम। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मोल की पावर बताओ कितनी? मोल की पावर, तो मोल की पावर आएगी 1 माइनस एन। वॉल्यूम की पावर बताओ जरा, गणित के विद्यार्थियों, होनहार छात्रों, वॉल्यूम की पावर कितनी लिखें? वॉल्यूम की पूछी है मैंने, वॉल्यूम की, वॉल्यूम की, वॉल्यूम की। यही तो बात है भाई साहब, यही तो बात थी, यही तो बात थी। अरे n-1, ये किसको समझ में नहीं आया रे? समझते हो ना भैया? 1/2 को 2 रेज टू दी पावर -1 लिख देते हैं, जो भी पावर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो इट इज वॉल्यूम की पावर n-1 टाइम -1। ये बात समझ में आती है? ये टाइम ऊपर जाएगा तो -1। तो ये हो गया मेरा क्या? यूनिट ऑफ के। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लीजिए कोई सी भी स्टेप। बेसिक मैथ्स है, मेरी मैथ्स, सॉरी तुम लोगों की मैथ्स मेरे से अच्छी है, समझ सकते हो। नहीं समझ में आया तो भी पूछ लो, कोई बड़ी बात नहीं। बताइए। आप एक काम करो, एन की जगह 1 पुट करो एक बार, तो क्या बचेगा? यूनिट ऑफ के मेरी जो क्या आई वो क्या आई? इट इज मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1, या वॉल्यूम की पावर n-1, जो बोलना चाहो बोल लो, टाइम -1। तो n की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मोल कितना हो गया? 0। ये भी कितना हो गया? 0। बचा क्या? टाइम -1। कब? जब आपने n इक्वल टू 1 पुट करा। दैट मीन्स टाइम -1 किसकी यूनिट होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा था मैं? तो अगर आपको कहीं दिख जाए इफ k इक्वल टू 0.5 सेकेंड इनवर्स, तो आपने देख लिया सिर्फ टाइम दे रखा है, टाइम की यूनिट क्या दे रखी है? -1। तो क्या आप ऑर्डर बता सकते हो? अरे 100%। ऑर्डर कितना होगा इस रिएक्शन का? 1। बात समझ में आती है क्या?
बात समझ में आती है? तो बताइएगा, इफ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, k इक्वल टू 0.5 सेकंड माइनस 1, ऑर्डर बताओ। तो कुछ नहीं करना, आपको बस पावर्स कंपेयर कर लेनी है। इफ k इक्वल टू 0.5 मोल्स लीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 1, तो बताओ इफ k इक्वल टू 0.5 मोल माइनस 1 लीटर सेकंड माइनस 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताइए। n की क्या वैल्यू पुट करोगे? सेकंड की 0, या 0 पुट करने पे यही यूनिट आ रही है, देख लेना आ रही होगी, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। n की कौन सी यूनिट पुट करने पे मोल पे -1 पावर आएगा? कोई सी भी एक पावर कंपेयर कर लिया करो ना यार, है ना? समझ में आता है कैसे लिख रहा हूँ? कोई सी भी एक पावर कंपेयर कर लो। आपके पास जो यूनिट ऑफ के है उसमें मोल पे पावर कितनी है? 1 माइनस है। सपोज मैं थर्ड ले रहा हूँ, थर्ड में मोल पे पावर कितनी है? -1। कंपेयर कर लो, कंपेयर दी पावर्स, तो 1 माइनस एन बराबर -1, तो n बराबर 2। खत्म हो गई, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। 2 सेकंड का खेल था। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? नोट डाउन भी कर ही लिया होगा, ठीक है? तो हो गया हो तो मैं हटा दूं। चलिए, नोटेड, आगे बढ़ते हैं। लेट्स से मेरे पास एक रिएक्शन है, AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, ठीक है? और इसके लिए मैंने जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन डिफाइन कर रखा है वो डिफाइन कर रखा है, R बराबर के A रेज टू द पावर अल्फा एंड B रेज टू द पावर बीटा। ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है? अब देखिए, लेफ्ट साइड में जो आपने रेट लिखी हुई है, देखो राइट साइड में कोई चेंज नहीं आएगा, इन राइट साइड देयर इज नो चेंज। लेकिन जो लेफ्ट साइड में आपने रेट लिखी हुई है ना, यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। लेफ्ट साइड में जो आपने रेट लिखी हुई है, यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इस जगह क्या पुट करते हो। क्या पुट करते हो का क्या मतलब है? हो सकता है आप ये जो एक्सप्रेशन है ये स्पेसिफिक रेट के टर्म्स में लिखो, या हो सकता है ये आप जो एक्सप्रेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखो। कहने का मेरा मतलब ये है, आपको याद है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट ऑफ द रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता था? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, ये याद है? -1/a dA/dt, इसको क्या बोलते थे? स्पेसिफिक रेट। जहां स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज में आ गया उसे हम क्या बोलते थे? स्पेसिफिक रेट। लेकिन जहां स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज में नहीं आया उसे आप क्या बोलते थे? सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, इसी के बेस पे हम रेट डिफाइन करने जा रहे हैं आज। तो जैसा कि मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में आप चेंज कर सकते हो, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू फिक्स रहेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं dx/dt इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूं, इट इज इक्वल्स टू -1/a dA/dt which is equals to -1/b dB/dt which is equals to +1/c dC/dt which is equals to +1/d dd/dt। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं व्हाट इज dx/dt, तो आपने भिड़ते ही देखा कि अरे यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम में आ रहे हैं, तो आप इसे फटाक से बोल दोगे सर दिस इज नथिंग बट स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, बट मोर प्रिसाइजली इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। सही है कि नहीं? तो अब ये आपकी मर्जी है कि इस रेट की जगह आप ये पुट करना चाह रहे हो, ये पुट करना चाह रहे हो, ये पुट करना चाह रहे हो, कि ये पुट करना चाह रहे हो। लेट्स से मैंने ये पुट करना चाह रहा हूँ,
तो रेट की जगह मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, इट इज -1/a dA/dt। ये क्या कहलाया जाएगा भैया? स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। लेकिन अगर मैं बोलूं -dA/dt क्या कहलाया जाएगा, तो आप इसको क्या बोलोगे? सिंपल, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। आप रेट की जगह चाहे ये पुट करो चाहे ये पुट करो, आंसर सेम आएगा दोनों टाइप की इक्वेशन से। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, स्पेसिफिक और रेट में फर्क समझ में आया? इन दोनों में डिफरेंस किसका है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का। एक में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करा गया है, दूसरी में स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज नहीं करा गया। दैट्स इट। जहां स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं उसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेट, जहां नहीं यूज करते उसे आप बोलते हो सिंपल रेट। तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं रेट की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। लेट अस से मैंने ये वाली वैल्यू पुट करी, ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने कौन सी वैल्यू पुट कर रही है? स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए वाली। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ किसमें? इस वाली इक्वेशन में। सो इट कैन बी रिटर्न एज -1/a dA/dt which is equals to k a raised to the power alpha and b raised to the power beta। ठीक। तो यहाँ पे जो k यूज में आ रहा है कब? जब आपने रेट की जगह स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए पुट करा है, तो उस टाइम जो k यूज में आ रहा है उस k को आप क्या बोलोगे? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया? अगर आप रेट की जगह स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए पुट करते हो तो उस टाइम जो आप के पुट करोगे वो के कौन सा होगा? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। या फिर वो जो के गिवन होगा वो कौन सा के गिवन होगा? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं रेट की जगह रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए पुट करता हूं, दैट इज -dA/dt। तो -dA/dt मतलब ये ए उधर जाके मल्टीप्लाई होगा के से। सो k is a constant multiply by another constant, that is a will give me another constant, let us say k prime। constant multiply by constant will give me another constant, let us say k prime। उस टाइम जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो आप क्या लिखोगे? के प्राइम नहीं, चलो मैं इसको के ए बोल देता हूँ, दैट विल बी मोर प्रिसाइज, के ए। तो ये जो के ए है, अब जो नया रेट लॉ एक्सप्रेशन बन गया वो क्या बन गया? के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। अब क्योंकि यहाँ पे आपने जो रेट लॉ एक्सप्रेशन की जगह पुट करा है, रेट की जगह जो पुट करा है वो आपने पुट करा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। तो इस इक्वेशन में जो के ए आप डिफाइन करोगे वो क्या डिफाइन करोगे? व्हाट इज के ईयर? रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ए। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अगर मैं रेट की जगह स्पेसिफिक रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए पुट करता तो उसका जो कांस्टेंट होता वो कहलाया जाता स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं रेट की जगह रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए यानी कि -dA/dt पुट करता तो उसका जो रेट कांस्टेंट होता वो कहलाया जाता रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर बात है क्या इतनी? इसमें कोई डाउट है? तो जैसे -dA/dt अपन ने डिफाइन करा था, किसके बराबर था वो? के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। ऐसे ही आप क्या डिफाइन कर सकते हो? -dB/dt। ऐसे ही आप क्या डिफाइन कर सकते हो? +dC/dt। ऐसे ही आप क्या डिफाइन कर सकते हो? +dD/dt। अब मैं आपसे इनकी वैल्यू पूछ लूँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे के था तो यहाँ पे आ जाएगा के बी। ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? के सी। ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। यहाँ पे आ जाएगा के डी। ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। ठीक है। यहाँ पे जो मेरा के ए था वो किसके बराबर है भैया?
के इंटू स्मॉल ए के। व्हाट इज स्मॉल ए? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं आपसे पूछूं के ए और के में कैसा रिलेशन है, वो किससे लिंक्ड है? दे बोथ आर लिंक्ड विद स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगेन ये दोनों भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही रिलेट करते हैं। व्हाट इज के बी? तो के बी इक्वल टू के इंटू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी का। व्हाट इज के सी? के इंटू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी का। व्हाट इज के डी? के इंटू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डी। ठीक है। अब टर्म्स क्या क्या हैं? तो ये के ए, के बी, के सी, के डी, इनको आप क्या बोलते हो? बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखिएगा। के ए, के बी, के सी, के डी, ये क्या काम। चल, तो के बराबर के इंटू ए, के बी बराबर के इंटू बी, के सी बराबर के इंटू सी, के डी बराबर के इंटू डी। ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज के बी, के सी, के डी, तो देखो ये जो रेट कांस्टेंट आपने डिफाइन करें, ये किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करें। जैसे के आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करा है? ए के रिस्पेक्ट में। के बी बी के रिस्पेक्ट में, के सी सी के रिस्पेक्ट में, के डी डी के रिस्पेक्ट में। तो इसको आप क्या बोलोगे? कोई सा भी पकड़ लो, रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू कंपोनेंट। अब कंपोनेंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है। मैं अगर बात करूं ये वाला के कौन सा है, तो ये जो के है वो क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं, ये स्मॉल के कौन सा है? रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। जबकि ये के, के बी, के सी, के डी कौन से हैं? रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द कंपोनेंट ए बी सी डी। तो आप चाहे के रिस्पेक्ट में, यानी कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या फिर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आंसर निकालिए, चाहे किसी ए को, बी को, सी को या डी को पकड़ के आंसर निकालो। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है, चाहे आप पूरी रेट को एक साथ ऑब्जर्व करो, चाहे किसी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हुए रेट डिफाइन करने की कोशिश करो, आंसर दोनों से सेम आएगा। दैट्स वाई अपन ने शुरू में बोल दिया था दैट रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी डन बाय सेलेक्टिंग एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट। ए के रिस्पेक्ट में भी रेट डिफाइन कर लो, सेम बात है। बी के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर लो, सेम बात है। सी के रेस्पेक्ट में, डी के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में रेट डिफाइन करो, सेम बात है। ठीक है। नोट डाउन हो जाए जब बता दे। ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करिएगा। एक सवाल लिख रहा हूं मैं। हाँ भाई, वो ये कह रहा है, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, उसने बोला कि जब आप जो रिएक्टेंट है उन दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हो तो रेट 8 टाइम्स बढ़ जाती है। लेकिन जब आप क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो तो, हाँ भाई, तो वो यूं कह रहा है कि 2n, उसने बोला कि आपको ये एक रिएक्शन दे रखी है, जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस को डबल करते हो तो रेट बढ़ती है 8 टाइम्स। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए इसका। जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, 2NO प्लस Cl2 गिव्स 2NOCl। ठीक है। आपको बोल रखा है यहाँ, इसके लिए जो आप ऑब्वियस सी बात है रेट लो एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे वो इस तरीके का होगा, R इक्वल्स टू के NO रेज टू द पावर अल्फा Cl2 रेज टू द पावर बीटा। ठीक। उसने बोला कि जब आप रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस को डबल करते हो तो रेट बढ़ती है 8 टाइम्स। तो रेट का इंक्रीमेंट हुआ 8, बराबर कब? जब आपने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा। तो 2NO रेज टू द पावर अल्फा एंड 2Cl2 रेज टू द पावर बीटा, ये मैंने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को कर दिया डबल। आगे वो क्या बोल रहा है? रेट सिर्फ 8R लिख देता हूँ, है ना, सॉरी। रेट सिर्फ 2 टाइम्स ही बढ़ती है जब आप सिर्फ किसकी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो? NO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो। ठीक है। उसने पूछ लिया अल्फा और बीटा की वैल्यू बता दो। क्या हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? आराम से भैया। अगर मैं
इस इक्वेशन की बात करूं, दिस इज इक्वेशन, लेट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर रखी है। सेकंड इक्वेशन से क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 8 बराबर 2 रेज टू द पावर अल्फा इंटू 2 रेज टू द पावर बीटा। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सिंस 8 को 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो बस मैंने पावर कंपेयर करी है, इट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3। तो ये मेरी आ गई फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली आगे वो बोल रहा है जब मैं Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करता हूं तो मेरी रेट में कितना चेंज आता है, डबल का। तो आप क्या करो, आप सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, ठीक है। 1 सेकंड दीजिएगा भाई, 5 मिनट देना बस। हाँ भाई, तो जब मैंने, मेरी एक इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा के टर्म में, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करा है, अब मैं थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब आप थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, एलएचएस में 2 बराबर एनओ की पावर अल्फा से एनओ की पावर अल्फा कैंसिल, के से के कैंसिल, क्या बचेगा 2 रेज टू द पावर बीटा। यहाँ से आपकी बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। वंस द वैल्यू ऑफ बीटा हैज बीन कैलकुलेटेड, उसे पुट कर दीजिए फोर्थ इक्वेशन में, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। जिसको डाउट हो पूछ लो, आप वापस एक्सप्लेन करना है तो। उसने आपसे बोला कि जब आप रिएक्टेंट की कौन, भाई जनरल एक्सप्रेशन ये लिखते हैं, उसने आपसे बोला कि जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस को डबल करते हो तो रेट 8 टाइम्स बढ़ती है, जबकि सिर्फ क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट 2 टाइम्स बढ़ती है। तो मेरे पास 3 इक्वेशन थी, जब मैंने 2 को 1 से डिवाइड करा तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में। हाँ बेटा वही कर रहा हूँ। जब आपने 3 को 1 से डिवाइड करा तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई बीटा के टर्म्स में, आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई, उस बीटा की वैल्यू को फोर्थ इक्वेशन में पुट करो, आंसर। एक और बार सुन ले यश, उसने ये इक्वेशन दे रखी है, आगे वो बोल रहा है कि जब आप NO और Cl2 यानी कि दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो बेटा तो आपकी रेट कितने टाइम्स बढ़ती है, 8 टाइम्स। तो मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दी, इस इक्वेशन को लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता। सेकंड इक्वेशन को लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो बता, सवाल पढ़ और इक्वेशन देख। When the concentration of both the reactants has been double, the rate increases by a factor of 8। यही दे रखा है। आगे उसने क्या बोला, अगर मैं Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देता हूं तो मेरी रेट 2 टाइम्स बढ़ जाती है, तो मैंने थर्ड इक्वेशन लिख दी। क्या इन तीनों इक्वेशंस को लिखने में कोई प्रॉब्लम है, बताइए यश जी, बताइए जल्दी। तो बेटा अपन ने क्या करा, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करा, तो देख 2 डिवाइड बाय 1 करेगा तो r से r कैंसिल, k से k कैंसिल, NO की पावर अल्फा से NO की पावर अल्फा कैंसिल, Cl2 की पावर बीटा से Cl2 की पावर बीटा कैंसिल, बचेगी क्या, सिर्फ ये। तो यहाँ से अपनी एक इक्वेशन आ गई अल्फा बीटा के टर्म्स में, 2 डिवाइड बाय 1 करने से मेरे को मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। जब आप 3 डिवाइड बाय 1 करोगे तो आपको बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, उस बीटा की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करो, आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।